हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। और कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे चैनल पर आप सभी लोगों को वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको एकदम हूबहू देखने को मिलेंगे। और जो मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको पता है कि जो मैं क्वेश्चन कराता हूं वो प्रश्न प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को एक बार दिखा देता हूं उस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला प्रश्न 2017 से लगाकर 2024 तक पूछा गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। ठीक है, तो जितने भी चैनल पर पहली बार स्टूडेंट आए हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप लोग एक काम करिए, इस पूरी वीडियो को देख लीजिए और वीडियो में बताए गए जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप यहां से इस चैनल से पढ़ के बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर ला सकते हो। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, इसके साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। देखो, इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 1 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, एक नंबर के। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वो प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहां पर यह बात ध्यान देनी है कि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना, क्योंकि इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं और इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे कि आप लोग क्या करेंगे कि जो भी क्लास आपको छूटती है उस क्लास को आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 19 में आया है, 20 में आया है, 21, 22, 23, 24, यानी कि लगातार पूछा जा रहा है ये वाला प्रश्न। और आप सभी लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। प्रश्न हमारा है कि यदि संख्याओं, पहले चैप्टर से है जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उससे लिया गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि संख्याएं दे रखी हो, जैसे कि एक संख्या आपकी दे रखी है 306, दूसरी संख्या दे रखी है 657। ठीक है, अब इन दोनों ही संख्याओं का HCF जो है, ठीक है, HCF जो है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं का, यानी जो संख्या 306 है और 657 है, इसका LCM क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप सभी लोगों को एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो उस फार्मूले को मैं आपको बताऊंगा और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको इस टाइप के जो भी प्रश्न है उसके लिए आपको एक फार्मूला याद कर लेना है। या तो आपको बोर्ड एग्जाम, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको बोर्ड एग्जाम में LCM पूछ सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में HCF पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, जितने भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे उसमें या तो LCM पूछेगा या तो HCF पूछेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई भी 2 संख्याएं दे सकता है, मतलब कि जैसे कि मान लो यहाँ पर A बराबर 306 दे दिया गया और B बराबर आपका दे दिया गया 657 दे दिया गया। ठीक है, ये 2 संख्याएं दे दी गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर LCM आपको दे रखा है, HCF आपको जो है वो दे रखा है। ठीक है, LCM आपको ज्ञात करना है, LCM आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, एक फार्मूला है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, फार्मूला आप लोगों का क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ये A इंटू B क्या है, तो ये A हमारी ये संख्या है और B हमारी ये वाली संख्या है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है स्टूडेंट, ये फार्मूला आप सभी लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, यानी HCF गुणित LCM बराबर A इंटू B। ठीक है, इस फार्मूले को आपको अच्छे से एकदम याद कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर HCF का मान रख देंगे। HCF का मान कितना दे रखा है, तो HCF दे रखा है 657। HCF हम लोगों को 657 यानी 657 दे रखा है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, LCM हमको निकालना है, तो इसको एज इट इज रखे रहेंगे। A संख्या हमारी देखिए 306 दे रखी है, B संख्या हमारी 657 दे रखी है, तो दोनों को लिख लेते हैं, 306 गुणित 657।
लिख लेंगे, ठीक है। एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम हमको निकालना है, तो इस संख्या को क्या करेंगे, ये जो हमारा सॉरी ये एचसीएफ हम लोगों को यहाँ पर इसका एचसीएफ लिखना है जो कि 9 दे रखा है। देखो यहाँ पर संख्या में कि एचसीएफ 9 है, तो एचसीएफ हम लोगों का कितना दे रखा है, 9 दे रखा था, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 657 की जगह एचसीएफ 9 लिख लेंगे। अब एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बटे में 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप 3 से काटोगे तो 3 त्रिकाई 9, इसको काटोगे 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिकाई 9, तो ये 73 आ जाएगा, ये 306 आ जाएगा। आगे जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन आप लोगों का आ जाएगा 22338, शायद मेरे हिसाब से यही इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन यही होगा 22338। तो आप क्या करोगे, इसका जो राइट ऑप्शन है वो लिख लोगे 22338। जब आप इसको गुणा कर लोगे तो फाइनली इतना ही आंसर आप लोगों का आएगा। तो इस तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप सभी लोगों का ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में आपको ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन लगा लेना है, ठीक है। इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे आपको उसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वाले फार्मूले से आप लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रश्न अगला टाइप है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है कि संख्याओं 144, आपको कोई भी संख्या दे सकते हैं, 144 दे देगा, 96 दे देगा, 86 दे देगा, तो कोई भी संख्या दे देगा और आपसे कहेगा कि उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है, योग बताइए, योग क्या होगा, ठीक है। तो भाई इस टाइप का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है। अच्छे से प्रश्न को एकदम समझ लो और क्वेश्चन को तैयार कर लो, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे आपको निकालना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 144 यानी 144 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, अभाज्य गुणन, सबसे पहले तो गुणनखंड करने अभाज्य। तो कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एलसीएम कर लेना है। इसका सिंपल से एलसीएम कर लेना है 144 का। करोगे 2 से करोगे, 2 से करोगे तो 7 बार में, 2 बार में, फिर 2 से करोगे तो ये 3 बार में, 6 बार में आएगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो 1 बार में, 8 बार में जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपको कर लेना, सिंपल से कुछ नहीं करना। 2 से करोगे 9 बार में जाएगा। अब ये 3 से जाएगा, 3 से करोगे 3 बार में जाएगा, फिर 3 से करोगे फिर ये 1 बार में जाएगा। अगर आप इसके अभाज्य गुणनखंड देखोगे, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, तो केवल 2 आपको मिल रहे हैं। एक तो 2 आ रहा है और एक दूसरा आपका 3 आ रहा है। एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, यानी अलग अलग संख्याएं आपको देखनी है। इसके बाद इनकी घातों को देखना है। 2 की घात कितनी है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 2 की घात यहाँ पर आप लोगों की 4 दे रखी है और 3 की घात 2 दे रखा है। तो देखो अब हमको प्रश्न में बोल रहा था कि इनकी घातों का योग बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा तो घातों का योग पूछ रहा था, घातों का योग। तो घातों का योग कैसे करोगे, देखो 4 + 2 तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 6 होगा। इस टाइप से आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग निकालना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं अगर आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। और अगर कहीं पर अगर 2 की जगह 5 दे दे, 7 दे दे, 6 दे दे, तो आप लोग उनकी घातों को जरूर देख लेना, घातें यहाँ पर कितनी दे रखी हैं। उनको अगर योग पूछता है तो योग निकालना है, ठीक है। उनका गुणनफल पूछता है तो आपको गुणनफल निकालना है। अगर आपको मतलब जो भी पूछता है आपको वो वहाँ पर निकालना है, ठीक है। और वैसे तो आपका गुणनफल और योगफल ही पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल इसका राइट ऑप्शन अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन इसका 6 वाला जो राइट ऑप्शन है सही होगा। तो चलिए बात करते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सही था वो 6 आंसर आया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा। अब इसको आप लोग बिल्कुल सही लगा लीजिए, ठीक है।
चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं थर्ड नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड नंबर प्रश्न देखिए 2023 में पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है। 70 में 70 नंबर अगर आपको लाना है बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 10 मैथ में, आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाने होंगे, तभी जाकर के आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म में, यदि रैखिक समीकरण युग्म में क्या कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल हों, ये हाल नहीं होगा, हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो मान क्या होगा, तो के का मान क्या होगा, तो के का मान क्या होगा, तो के का मान आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपरिमित रूप से जो अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन आपको ध्यान देनी है कि ऐसी कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगता है कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या याद करना है कि कौन सा इसमें फार्मूला लगता है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है फार्मूला कौन सा लगता है। बेसिकली अगर आप फार्मूले को याद कर लोगे तो क्वेश्चन आप लगा लोगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है हमारा। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, वही आप सभी लोगों को पता होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल में a1/a2 b1/b2 c1/c2 होता है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं भाई, बताइए कब होते हैं कि जब आप लोगों का a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और c1/c2 बराबर होता है, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये होता है कुछ। ठीक है, तो ये कंडीशन होती अपरिमित रूप से अनेक हल की। अब देखिए करना क्या है इसमें, अब इसमें आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, a1 का मान निकाल लेना है, a2 का मान निकाल लेना है, b1 का मान निकालना है, b2 का मान निकालना है, c1 का मान निकालना है और c2 का मान निकालना है, और यहाँ से फिर आपको क्या करना है, k का जो मान है वो ज्ञात करना है। ये तो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन। अब इसमें आपको दो समीकरणें पता होनी चाहिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको दो समीकरणें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या दे रखी है, देखो समीकरण नंबर 1 क्या दे रखी है, समीकरण नंबर 1 दे रखी है आप लोगों की 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 35, ये दे रखी है। यहाँ से a1 का मान निकालोगे तो 2 हो जाएगा, b1 का मान निकालोगे तो 3 हो जाएगा, c1 का मान निकालोगे तो 35 हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, a1 मेरे प्यारे बच्चों 2 है, b1 मेरे प्यारे बच्चों 3 है, c1 आपका 35 है। समीकरण दूसरा देखो, समीकरण दूसरा देखो, समीकरण दूसरा से a2 बराबर आपका 2 आ जाएगा, b2 बराबर आपका 2 आ जाए, सॉरी पहले लिख लेते हैं एक बार समीकरण को, एक बार समीकरण है 4x प्लस के वाई इक्वल टू 10। समीकरण क्या दे रखी है, 4x प्लस का के वाई इज इक्वल टू 10, ये आपकी समीकरण दूसरी दे रखी थी। तो यहाँ से a2 बराबर आपका 4 आ जाएगा, b2 बराबर आपका k आ जाएगा और c2 बराबर आपका 10 आ जाएगा। तो ये आप लोगों की a1/b1/c1 निकल के आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, परिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन लगाने वाला हूँ। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं केवल इन दोनों को ले लेता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं केवल इन दोनों को ले लेता हूँ। आप चाहो तो इन दोनों को ले सकते हो या फिर आप a1/c1/c2 को भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इन दोनों को लेने वाला हूँ, इन दोनों को मैं लेने वाला हूँ। तो चलिए लेते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 आपका कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, a2 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, b1 कितना दे रखा है, तो b1 आप लोगों को दे रखा है 3, b2 कितना दे रखा है, k दे रखा है। अब मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, k के साथ मल्टीप्लाई 2 से कर देता हूँ, तो 2k इज इक्वल टू हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 4 12। इतना सभी लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 2 से काटोगे 2 1 जा 2 और ये 2 से काटोगे तो 2 6 जा 12। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से जो आंसर आया k का वो निकला 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 है, k बराबर है वो 6 होगा। तो चलो देखते हैं k बराबर 6 किस ऑप्शन में दे रखा है। चलिए देखते हैं एक बार।
यहाँ पर देखते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा है 1/2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 4। यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा, तो ऐसा करिए आप लोग इसमें से कोई एक ऑप्शन में 6 लिख लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन में कहीं कुछ गलती है, क्योंकि राइट आंसर है हम लोगों का बिल्कुल 6 बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी राइट आंसर है, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी हमने नहीं की है। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से 6 होगा। तो आप क्या कर सकते हो, 4 की जगह 6 कर लो और ये ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लो। ठीक है, सभी को उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, 4 नंबर प्रश्न की, कि यदि समीकरण 3x² माइनस का 12x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 हो और इसके मूल बराबर हों तो आपको k का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को मैं यहीं बताने वाला हूं और बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है इसकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया है। चलिए प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, जब मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होता है। ये d क्या है, ये d क्या है, ये d हम लोगों का क्या है, तो d हम लोगों का देखिए यहाँ पर, अब थोड़ा सा यहाँ पर फैन चल रहा है जिसकी वजह से पेजेस उड़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो 4 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न में जो मूल थे वो बराबर थे। मूल कैसे थे, बराबर थे। जब मूल बराबर होते हैं तो एक बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा d होता है ये 0 के बराबर में होता है। d जो होता है ये 0 के बराबर में होता है। अब ये d हमारा क्या होता है, तो d हमारा होता है विविक्त कर। d क्या है, विविक्त कर है। d हमारा विविक्त कर है और इस d की जो वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस का 4ac। यदि d बराबर 0 है तो इसका मतलब b² माइनस का 4ac बराबर भी 0 होगा। और इस फार्मूले को फॉलो करके मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। समीकरण क्या दे रखा था, द्विघात समीकरण हम लोगों का दे रखा था यहाँ पर 3x² माइनस का 12x प्लस का 4, 3x² माइनस का 12x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा था समीकरण। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 12, a बराबर आ जाएगा 3 और c बराबर आ जाएगा 4। तो b² यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस का 4, a बराबर 3, c बराबर 4 और इज इक्वल टू 0। तो 12 का 12 से जब 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। 4 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा और फिर 4 से करोगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा। और 1 मिनट, b² माइनस का 4ac, बिल्कुल 1 मिनट दोबारा मैं देखता हूँ क्वेश्चन को। एक मिनट, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर आपका 4 नहीं है प्रश्न में यहाँ पर k है। तो आप लोग क्या करोगे, c की जगह k कर लोगे। वही मैं देख रहा था प्रश्न में कुछ मिस्टेक है और प्रश्न में ये मिस्टेक थी कि यहाँ पर आप लोगों का 4 की जगह k होगा, कि यहाँ पर 4 की जगह k होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए, 4 की जगह k कर लीजिए, 4 की जगह आपको k कर लेना, बस इतना आपको सही करना है, बाकी सब कुछ वही होगा। ठीक है, चलिए 4 की जगह अगर आपने k कर लिया है तो देखिए फिर क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12k इज इक्वल टू 0 और ये 144 उधर साइड चला जाएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा। ये माइनस का 12k इज इक्वल टू 0 माइनस का 144, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 12 आ जाएगा, 12 से 12 बार में जाएगा तो k बराबर में फाइनली 12 आंसर आ जाएगा। k बराबर में कितना आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले प्रश्न में दे रखा था कि मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसका मतलब ये है कि विविक्त कर जो है हमारा वो d है वो d 0 के बराबर में है। और सभी लोगों को मैंने बताया कि d की जो वैल्यू होती है वो होती है भाई b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, यानी b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। जहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान देनी है कि प्रत्येक चीज़ों के मान आपको अच्छे से रखने हैं। b का मान आपको अच्छे से रखना है, a का मान आपको अच्छे से रखना है, c का मान आपको अच्छे से रखना है। पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर देना है और फिर आपका जो भी मान है k का मान वो आपको अच्छे से एकदम निकाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है कि जब विविक्त कर यानी कि जब मूल बराबर दे रखे हो तो वहां पर आप लोगों को d जो है वो 0 के बराबर में कर देना है। बस इतनी बात आपको अच्छे से समझ लेनी है और ये प्रश्न आपका अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों का है, इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण दे रखा है, ये देखो द्विघात समीकरण है, कह रहा है कि इसका विभक्त कर कितना होगा, इसका विभक्त कर कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ये पता लगानी है कि विभक्त कर कैसे निकालते हैं। तो विभक्त कर निकालने की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसमें क्या करोगे आप लोग, b का मान रखोगे माइनस का 6, और a का मान रखोगे 3, और c का मान रखोगे 4, और फिर क्या करोगे, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा मान निकाल लोगे। ये जितनी भी वैल्यू आएगी वो आपकी होगी d की वैल्यू। जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है, आप लोग इसमें से देख लेना कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन निकलेगा। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस का 12। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप स्वयं से ट्राई करना, क्योंकि मैंने इससे पहले इसी पैटर्न का क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया था, और उसी से मिलता जुलता प्रश्न 2024 में कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि आपको एक समीकरण दे देगा द्विघात समीकरण, और उस द्विघात समीकरण में आपसे विभक्त कर पूछ देगा। ये नहीं कहेगा कि मूल बराबर हैं, बल्कि पूछ देगा कि विभक्त कर क्या है उसको बताइए। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न आपको करना है होमवर्क के लिए। तो इसको मैं डाल देता हूं HW का क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। ये प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, 2024 में पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3 11 माइनस का 1 माइनस का 3 डॉट 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 कह रहा है कि के लिए सर्वांतर होगा। सर्वांतर का मतलब क्या होता है? तो देखो सर्वांतर का मतलब होता है कि भाई जैसे कि अगर आप लोग, जैसे ये दूसरा पद है, ये इसके लिए पहला पद है, ये इसके लिए, देखिए इस संख्या के लिए दूसरा पद है और इस संख्या के लिए पहला पद है। तो सर्वांतर का मतलब क्या होता है कि अगर आप दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर दोगे। देखो समझो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है ये ना, तो प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6। यदि आप प्रश्न नंबर 6 में क्या निकाल रहे हो, सार्वांतर निकाल रहे हो ना, तो सार्वांतर निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है कि दूसरे पद से आप पहले पद को अगर आप माइनस कर दोगे तो आप लोगों का जो सार्वांतर है वो निकल करके आ जाएगा। समांतर श्रेणी दे रखी है आप लोगों की, क्या दे रखी है समांतर श्रेणी, मैं आपको दिखाता हूं। सार्वांतर श्रेणी दे रखी है 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3। ये आपका दूसरा पद है, ये आपका पहला पद है। तो 1 माइनस का 3 कर दो, 1 माइनस का 3। ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो क्या होगा, छोटी से जब बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस में आएगा। और कितना आएगा, 1 से 2 घटाओगे, यानी 3 से ही 1 को घटाओगे तो 2 आएगा। तो हमेशा जो बड़ी संख्या होती है उससे ही छोटी संख्या घटती है, लेकिन जो चिन्ह होता है वो माइनस में आता है, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही थी, इसलिए माइनस का 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लॉक कर लीजिए, ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इस टाइप के प्रश्न उम्मीद करते हैं बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे, बहुत आसान होता है, 1 ही सेकंड में आंसर आ जाता है इसका। चलिए अब हम आपको बताने वाले 7 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, माइनस का 5 और माइनस का कितना दे रखा है, ये माइनस का, एक मिनट देखते हैं, माइनस का 2, माइनस का 2 दे रखा है, माइनस का 2, 9। ठीक है, तो x अक्ष पर कोई एक बिंदु है जो समदूरस्थ है। ठीक है, x अक्ष पर कोई एक बिंदु है जो समदूरस्थ है। अब ये जो समदूरस्थ वाला केस होता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, तो चलिए भाई इसकी हम बात करते हैं कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है और इस टाइप के प्रश्न आप बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व कर सकते हो बिना पेन उठाए। देखो ध्यान से एकदम, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु समदूरस्थ केस है। ठीक है, समदूरस्थ, जब समदूरस्थ का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो कोई एक बिंदु A है, कोई दूसरा बिंदु B है, और इसके बीच में कोई एक बिंदु आ गया है O, और ये जो बिंदु है इससे समान दूरी पर है और इससे भी समान दूरी, यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में समान है। अब इस बिंदु के निर्देशांक जैसे यहाँ पर मान लो 2, माइनस का 5 दे रखे हैं
और इस बिंदु यानी जो दूसरा बिंदु है इसके निर्देशांक -2,9 दे रखे हैं। और इन दोनों के बीच में कोई एक बिंदु, जैसे एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु है, इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? तो समान दूरी पर स्थित बिंदु। तो एक ये जो O बिंदु है ये एक्स अक्ष पर है। ये कहाँ पे है? ये एक्स अक्ष पे है। ये यक्ष अक्ष पर है। जब भी कभी कोई भी बिंदु यक्ष अक्ष पर हो तो उसका जो यक्ष होता है वो एक्स रहता है और बाकी जो वाई होता है, इस तरीके से समझा, ये एक्स अक्ष जो होता है ये एज इट इज रहता है, इसको हमें निकालना पड़ता है, और वाई जो होता है वो 0 होता है। बस इतना याद रखना, ठीक है। तो यक्ष अक्ष पर बिंदु है तो मतलब एक्स तो निकालेंगे और वाई हमको ज्ञात करना है। तो इतना केस आपको अच्छे से समझ लेना, ये बेसिक था। अब चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, ये दूरी और ये दूरी, यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसी है? बराबर है। क्या करेंगे? AO = OB लिख लेंगे। बीच की दूरी का फार्मूला सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है? पता है। फार्मूला होता है x2 - का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। और इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से दूसरा और आगे करेंगे तो इस बार हम कर लेंगे यहाँ पर x2 मान लेते हैं इसको और x3 मान लेते हैं इसको, तो x3 - x2 का होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने 2 को 1 से घटाया था, यहाँ हम 3 से 2 को घटा देंगे, बस बात खत्म। आगे देखिए y3 - y2 का होल स्क्वायर। अब एक काम कर सकते हो कि इस रूट से आप इस रूट को घटा सकते हो, तो केवल बचेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 y2 y1 और x3 x2 और y3 y2 y1 का जब आप मान रखेंगे तो आंसर आपका फाइनली आ जाएगा। तो चलिए मान को रखते हैं। तो चलिए जब मान को आप रखोगे तो कितना आंसर आएगा, तो चलिए बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 - x2 आपका कितना हो जाएगा, देखो x2 आपका कितना हो जाएगा। देखो आप चाहो तो x1 x2 भी कर सकते हो, y1 y2 भी कर सकते हो, और y2 y3 भी कर सकते हो, y2 y3, तो आप अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको y1 y2 1 2 कर लेता हूँ, इससे मुझे आराम रहेगा। आप इसको कैसा भी कर सकते हो, आप 2 से 3 को 3 से 2 को भी घटा सकते हो। x1 देखिए कितना दे रखा है, x1 हम लोगों का दे रखा है 2, और आपका x2 कितना दे रखा है, x इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दे रखा, -5 प्लस नहीं माइनस y2 कितना दे रखा, 0, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। इसके बाद इज इक्वल टू x2 कितना दे रखा है, x3 कितना दे रखा, -2, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस y2 कितना दे रखा, 0, y1 कितना y3 कितना दे रखा है, -9, तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस का b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2 2 जा 4 और b यानी x प्लस का, ये माइनस का है तो 5 50 के 25 से प्लस का 25 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी वही 4x हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस, अब ये 9 माइनस का है तो जब इसको 9 का स्क्वायर करोगे तो ये 81 आ जाएगा, वो भी प्लस का आएगा, ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ से ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप देखोगे तो ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x है, ये माइनस का इधर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4x हो जाएगा। ये प्लस का 81 था, ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके, तो माइनस का 25। 81 से 25 को घटाओगे तो आएगा कितना, 56। 4 से 4 तो जाएगा 8x, 8 से करोगे तो 8 7 56, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 7, ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो फाइनली इस तरीके से क्या होगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, x बराबर माइनस का 7। हमसे पूछ रहा था प्रश्न में कि बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखो x आपने निकाला कितना, x अक्ष आपने निकाला माइनस का 7, y आपका दे रखा था 0, तो कितना निकलेगा, xy निकलेगा आपका माइनस का
7,0। तो माइनस का 7,0 जहाँ पर भी ऑप्शन दिखे आप उसको बिल्कुल सही लगा लेंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं माइनस का 7,0 कहाँ दे रखा है। तो ये आपका ऑप्शन दे रखा है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो आप इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। अब हम बात करते वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि एक बिंदु हमारा दे रखा है माइनस का 3,5, माइनस का 3,5 एक बिंदु दे रखा है और इसकी वाई अक्ष से आपको दूरी ज्ञात करनी है। कहाँ से दूरी ज्ञात करनी है, वाई अक्ष से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। देखो देखो सबसे पहले हमको जब पूछे वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी पूछे या तो हमसे पूछे कि एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, तो हमको कोई भी एक बिंदु दे देगा, एक्स दे देगा या तो वाई, ऐसे करके कोई भी एक हमको एक बिंदु दे देगा। जब हमसे पूछे एक्स अक्ष की दूरी तो आपको वाई का मान बताना है, लेकिन वो भी वाई का धनात्मक मान बताना है। कैसा धनात्मक, हमेशा धनात्मक मान बताना। ऋणात्मक मान आपको, जो मान ऋणात्मक होता है वो दूरी का मान कभी भी नहीं होता, तो ऋणात्मक का आपको मान कभी भी नहीं बताना है। यदि ऋणात्मक मान निकल रहा है, यदि ऋणात्मक मान मतलब निकल रहा है तो वो आंसर आपका सही नहीं होगा। ठीक है, हमेशा मान धनात्मक होता है दूरी का। तो यहाँ पर देखिए बिंदु क्या दे रखा है, माइनस का 3,5 दे रखा है। पूछ रहा है वाई अक्ष से, वाई अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स का मान बता देंगे। वाई अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स का मान बता देंगे। तो एक्स का मान कितना है, माइनस का 3, लेकिन ये तो ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो इसको आप धनात्मक कर लोगे। तो जब इसको धनात्मक करोगे, ये ऋणात्मक में दे रखा था, इसको धनात्मक करोगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऋणात्मक दे रखा है तो धनात्मक कर लोगे, लेकिन अगर धनात्मक में ही दे रखा है तो उसको ऋणात्मक में नहीं करोगे। हमेशा दूरी धनात्मक होती है, इस बात को आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। कहाँ 3 दे रखा है, कोई नहीं दे रखा है। 5 दे रखा है, 2 दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है। बहुत सारे लोग इसको सही लगा लेंगे, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कोई नहीं, क्योंकि राइट आंसर आ रहा है 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, कोई नहीं, क्योंकि 3 कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है भाई। ठीक है, तो इस वजह से ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल आप सही लगा लोगे इसको, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो, और बोर्ड एग्जाम में देखिए 2020, 23, 24 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जा सकता है। इस प्रश्न को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कैसे सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 cot a बराबर में 4 हो तो आप लोगों को sec a का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करोगे, देखो ध्यान से एकदम देखो, समझो। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये इसका लंब होता है, ये इसका आधार भुजा होता है, ये इसका कर्ण भुजा होता है। ठीक है, समझ में आया, कर्ण लंब आधार। यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 cot a बराबर में 4 दे रखा है। ठीक है, दे रखा है कि नहीं दे रखा, तो cot a बराबर में कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। चूंकि cot जो होता है cot a वो 1/10a का उल्टा होता है, यानी cot a 1/10a का उल्टा होता है। और 10a बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कक्का, यानी आधार होता है। लंब बटे आधार होता है 10a बराबर। तो cot a बराबर इसका उल्टा कर दो तो आधार बटे लंब हो जाएगा। यदि लंब आप लोगों का दे रखा है कितना, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर cot a बराबर कितना, आधार कितना दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। यहाँ देखो, यहाँ से निकालो, यहाँ से आधार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। लंब कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पर लंब आप लोग कितना करोगे, लंब करोगे 3, आधार करोगे 4, तो कर्ण आपका कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। चलिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना sec a। तो यहाँ देखिए sec a बराबर में क्या होता है, sec a बराबर में होता है 1/cos a। cos a होता है, और cos a, चूंकि cos a बराबर में क्या होता है, आधार बट्टे, यानी आधार बट्टे लंब।
आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, लंब नहीं, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हम लोगों का कितना दे रखा है 4, कर्ण हम लोगों को कितना दे रखा है 5। अब अगर आप इसको उल्टा कर लोगे तो सेक ए की वैल्यू आ जाएगी, तो 5/4 ये सेक ए का मान हो जाएगा। ये आपका किसका मान हो जाएगा, सेक ए का मान ये आपका हो जाएगा, ये सेक ए का मान हो जाएगा 5/4। तो चलिए ऑप्शन देखिए 5/4 कहाँ दे रखा है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि अगर कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न दिखाई दे, अगर कह दे 3 cot a बराबर में 4 है और sec a का मान ज्ञात कीजिए, या तो 3 sin a 3 cos a 3 sec a, तो इस टाइप के प्रश्न आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। चलिए इसका राइट ऑप्शन 5/4 है। तो चलिए कौन सा देखते हैं, तो चलिए 5/4 ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ये वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 9 का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। और बोर्ड एग्जाम 2024 में ये प्रश्न आया था, लेटेस्ट प्रश्न है एकदम, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से एकदम। जिन लोगों को टेबल याद है कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, उनको तो आंसर एकदम मुंह पर रखा होगा। कॉस थीटा और साइन थीटा का मान आपस में बराबर कब होता है, कॉस 45 में, कॉस 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2 होता है। ये दो मान आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो थीटा का मान कितना निकलेगा भाई 45 डिग्री निकलेगा, क्योंकि जब कॉस 45 साइन 45 होता है तभी आपस में दोनों के मान बराबर होते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसको बिल्कुल सही लगा लेंगे आप लोग। समझ में आया। चलिए अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, 50 नंबर के पूछे जाते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं आपको लघुत्तरीय के 4 मार्क्स वाले, ठीक है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं।